सो वेलकम टू क्लास वंस अगेन एंड दिस इज़ योर थर्ड क्लास। ओके, थर्ड क्लास में हम लोग मूव कर रहे हैं एंड बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ कंप्लीट किया जा रहा है। टारगेट इतना है कि मेन जो पेपर है उसको एटलीस्ट हम लोग जल्दी से जल्दी कर लें, जो कि एएनयू बच्चों के लिए, वाईवीयू के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दिसंबर मिड तक, मिड तो नहीं बोल सकती, थर्ड वीक तक हम लोग कंप्लीट करने को ट्राई कर रहे हैं इस पेपर को। अगर कंप्लीट नहीं भी होता है तो उसके बाद भी जो टाइम है उसमें मैं सॉरी, उसमें मैं आप लोगों को क्या करूँगी, ये नहीं बच्चे ना, आप लोगों को मैं टाइम दूँगी एंड एक-एक दिन हम लोग 3-4 घंटे बैठेंगे एंड आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है? उस वैसा टाइम दीजिएगा आप भी, मैं भी टाइम निकाल के आप लोगों को टाइम दूँगी, ठीक है? क्या करें सर, अभी लेट से ट्राई किया मैम एंड उसके अकॉर्डिंग हाँ, बताइए। मैम इवैल्यूएशन को फिर से एक बार डिटेल में समझा देंगी? जो फर्स्ट ईयर में था हाँ, हाँ, यहाँ पे हाँ। वही सेम है या फिर थोड़ा नहीं, अलग सेम है? ही है, सेम ही है, सेम है एंड यहाँ पे जो है मैं समझाऊँगी, आज ही समझाऊँगी। फर्स्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं असेसमेंट का इस पोर्शन को, आफ्टर दैट उसको मूव करेंगे, ठीक है? ठीक डिस्कस ठीक करेंगे, है मैम, ओके। ठीक है मैम। चलो, इप्सेटिव असेसमेंट क्या होता है देखो, न्यू टर्म है, पूरा न्यू टर्म है एंड इप्सेटिव असेसमेंट्स आर वन ऑफ द टाइप्स ऑफ असेसमेंट एज लर्निंग दैट कंपेयर्स प्रीवियस रिजल्ट्स विद अ सेकंड ट्राई एंड मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स टू सेट गोल्स एंड इंप्रूव देयर स्किल्स। इप्सेटिव समझ आया? देखो, पहले एक बार बच्चे ने किया हुआ था उस काम को, ये हो गया प्रीवियस, ठीक है? प्रीवियस के साथ बच्चे ने सेकंड टाइम फिर से ट्राई किया है। ए उसका फर्स्ट ट्रायल था, दिस वन इज फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल ये है बी। सो प्रीवियस के साथ जो सेकंड टाइम जो ट्रायल किया उसका जो कंपैरिजन है, उस कंपैरिजन को जो जज कर रहे हो उसको बोला जाता है इप्सेटिव असेसमेंट, ठीक है? दिस इज ऑन फर्स्ट ट्रायल एंड देखो, फर्स्ट ट्रायल, ट्रायल एंड एरर थ्योरी पढ़े हो, थॉर्नडाइक का कंसेप्ट जानते हो कि मैक्सिमम अगर ट्रायल्स करते हैं तो एरर क्या होता है, धीरे 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 रिड्यूस हो जाएगा एंड एट ए सर्टेन पॉइंट, हाँ, एट अ सर्टेन पॉइंट जब आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, फोकस, रीइंफोर्समेंट इतना सारा चीज़ मिलता है ना, सो ऑब्वियस है कि फर्स्ट ट्रायल से सेकंड ट्रायल बहुत ही बेटर होता है, वर्स्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा, हमेशा इंप्रूवमेंट होता है। तो सेकंड वाला ट्रायल ऑलवेज इंप्रूव करता है फर्स्ट वाले ट्रायल से। सो इतना चीज़ बताया कि आपका इप्सेटिव असेसमेंट में, then ipsative assessments are one of the types of assessment as learning that compares previous result with a second try, मोटिवेटिंग स्टूडेंट टू सेट गोल्स। देखो, एक बार जब सेकंड ट्रायल में हम सक्सेस हो जाते हैं ना, तो अगेन जो गोल्स हमें फिक्स नहीं करना था वो गोल्स को हम फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप कर लिया कि हम अभी इसको ट्राई कर सकते हैं एंड इम्प्रूव देयर स्किल्स, स्किल भी इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? अभी देखो, ये टू स्टेज असेसमेंट फ्रेमवर्क हेल्प स्टूडेंट्स लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स एंड मोटिवेट देम टू डू बेटर। ये दो स्टेप रिएक्शन होता है या दो स्टेज असेसमेंट्स होते हैं, ठीक है? फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट में बच्चा जितना भी किया है उससे सीख के, गलतियों से सीख के सेकंड वाले में और बेस्ट करना। ये सपोज थिंक कर लो एरर है, तो एरर को करेक्शन इसमें कर रहे हैं, करेक्शन इसमें हो रहा है। तो इतना याद रखना है कि दो ट्रायल्स हैं, उसमें से फर्स्ट में बेटर करना है, फर्स्ट में अगर बेटर नहीं हुआ देन हम सेकंड में ट्राई मारेंगे, उसमें इम्प्रूव कर लेंगे। सो हो गया। इन दिस स्टूडेंट्स इवेलुएट देयर ओन मैम वर्क। यस। मैम मैम इप्सेटिव असेसमेंट मतलब ऐसा एग्जांपल हम ले सकते हैं क्या? जैसे हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट बार हमारा जो मिस्टेक्स हुआ वो बस सेकंड बस ट्रायल में और ज्यादा बेटर करें। बेटर कर सकते हैं, उसको एरर फ्री कर सकते हो, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। या फिर जो छोटे बच्चे प्ले स्कूल्स में सीखते हैं, डे बाय डे वो ग्रो कर रहे हैं, तो लर्न करते हुए चल रहे हैं, एक से बेटर, मतलब फर्स्ट ट्रायल से बेटर। हाँ, एंट्रेंस एग्जाम का आप ये ले सकते हैं। क्या होता है ना, जब एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिक्स कर देंगे, उसमें क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कि इसमें मैं इम्प्रूव नहीं कर पाया तो दूसरे में करूंगा, ये मेरा चॉइस है। बट क्वेश्चन पेपर पहले वाले से और डिफिकल्ट नहीं होगा, इसका क्या गारंटी है? सो उससे बेटर क्या है आप गारंटी प्ले है? प्ले जी जी स्कूल्स का आप एग्जांपल दे दीजिए, प्ले स्कूल चिल्ड्रन, प्ले स्कूल्स और प्री स्कूल चिल्ड्रन ट्राई टू लर्न समथिंग मोर एंड मोर थिंग्स, मोर एंड मोर थिंग्स, ओके मैम, इतना कर थैंक सकते यू। हैं, ठीक है? इन दिस स्टूडेंट्स इवेलुएट देयर, इन दिस स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना कॉमा एक होगा, मिसिंग हो गया, सो सॉरी। इन दिस स्टूडेंट्स इवेलुएट देयर ओन वर्क, ट्राइज टू रेक्टिफाई देयर एरर्स सो दैट दे वुड नो रिपीट इट अगेन। कैसे करते हो आप? कुकिंग सीखते हो ना, देखो जहाँ पे ना मार्किंग ना हो, ऐसे में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इस टाइप का असेसमेंट में मार्किंग का यूज़ नहीं होता, मार्क्स का यूज़ नहीं होगा। गुड, बेस्ट, बेटर, ओर्स्ट, ये कंडीशन मतलब ये वर्ड्स का अप्लाई करेंगे हम, मार्किंग का यूज़ नहीं करेंगे। मार्क यूज़ हो गया मतलब बच्चे यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, कभी कभी बोर हो जाएंगे, या फिर कभी कभी इतना एरर वाले कंडीशंस में आ जाएंगे जिसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते। सो हम मार्किंग भी करें तो कम मार्किंग में होगा, ज़्यादा अमाउंट में नहीं, जो कि हार्मफुल हो उतना नहीं। तो आपको एग्जाम्पल ऐसा लेना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू लर्न ए कुकिंग or learn a cooking item, so you will
फर्स्ट प्रेफर, ये सॉर्ट टेम्परेचर और सॉर्ट डिग्री ऑफ कुकिंग सेट्स with the degree of cooking items or cooking tips, and after that you will move to the second trial with the heavy one. So first में आपने थोड़ा सा easiest वाला लिया कुकिंग, उसके साथ टिप्स लिया था, लर्निंग आइटम्स लिया था, उसके बाद सेकेंडली आपने हाईएस्ट लेवल का लिया. तो यहाँ पे एरर फ्री करने के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी सीख रहे हैं, बट थोड़ा टाइम लेके, एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया. इसमें खुद को ही आप क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई कर सकते हो, एरर फ्री कर सकते हो, खुद का ही एरर्स को सॉल्व कर सकते हो, जैसे वो गलती फिर से ना करो. एंड इट इज़ ए सेल्फ मोटिवेटिंग असेसमेंट. सेल्फ मोटिवेटिंग, खुद को मोटिवेट करना. अच्छा, dancing or any type of choreographing or project making process, any type of home decoration etc. तो एक बार कर लिया, या फिर खुद को भी जब तैयार करते हो, वन टाइम कर लिया, अच्छा नहीं लगा, फिर से करते हो, क्योंकि जिस एरर के लिए आपने देखा कि आप अच्छे नहीं दिख रहे हो लुक वाइज भी, आप उसको मॉडिफाई करते हो. तो ये मॉडिफिकेशन टाइप ऑफ असेसमेंट है, जहाँ पे आप खुद को मॉडिफाई करने के लिए इसका यूज़ कर रहे हो. नेक्स्ट देखो, नॉर्म रेफरेंस्ड. नॉर्म रेफरेंस, अच्छे से सुनना, दो और असेसमेंट बच गए हैं. एक है नॉर्म रेफरेंस, एक है क्राइटेरियन रेफरेंस. ठीक है. नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट आर टेस्ट डिजाइन टू कंपेयर एन इंडिविजुअल टू ए ग्रुप ऑफ देयर पीयर्स. सोच लो, यहाँ पे A to E, ABCDE 5 लोग हैं. ठीक है, 5 पर्सनस हैं. 5 पर्सन एक ही सेम एग्जाम्स दे रहे हैं, सेम एग्जाम्स दे रहे हैं. ठीक है, सेम एग्जाम दे रहे हैं. अभी सेम एग्जाम देने के बाद मैं ए को कंपेयर कर रही हूँ बाकी के 4 लोगों के साथ, BCDE. तो यहाँ पे क्या हुआ, स्टैंडर्ड कुछ फिक्स नहीं है, देर इज नो फिक्स स्टैंडर्ड. ठीक है, देर इज नो फिक्स स्टैंडर्ड, बट यहाँ पे जो हाईएस्ट रखा है उससे हमने कंपेयर किया, या फिर आपको कंपेयर किया जा रहा है इन बाकी के लोगों के साथ जो भी एक जैसा एग्जाम दिए हैं या आपके साथ ही प्रेजेंट है. सो आपका जो रिजल्ट आता है, जब आपका रिजल्ट आता है तो कंपैरिजन होता है आपके बाकी मेंबर्स के साथ, वो कम रखे या ज़्यादा रखे. कम हो गया तो हैप्पी हो जाते हो, एंड ज़्यादा रखे हो तो मतलब वो ज़्यादा रखा है तो सैड हो जाते हो. तो ये जो पॉइंट है ना, जहाँ पे एक फिक्स रूल नहीं है, कुछ एक कैरेक्टर के बेसिस पे हम जजमेंट बस दे रहे हैं कि ये पर्सन उससे बेटर है, या ये पर्सन का वर्क उस पीयर ग्रुप से अच्छा है. तो यहाँ पे हमने मेंशन किया कि नॉर्म रेफरेंस्ड ये है. ठीक है, नॉर्म रेफरेंस, जहाँ पे फिक्स रूल आ जाएगा, फिक्स कैरेक्टर आ जाएगा, वहाँ पे क्राइटेरियन आ जाएगा. ठीक है, जहाँ पे कोई फिक्स नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन होता है एक से दूसरों को, ग्रुप में जितने भी पीयर ग्रुप्स में जितने भी हैं उसको कंपेयर करते हो, वो नॉर्म रेफरेंस्ड है. अभी देखो मैम, ये असेसमेंट क्यों जरूरी है, नॉर्म रेफरेंस? हाँ, ऐसा ये जरूरी कहाँ पे है बताइए. जैसे कि आप लोग स्कूल्स में ये जाते हैं ना प्रोग्राम्स में, जैसे स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैन्स होते हैं, या फिर सपोज हो गया कंपटीशंस में जाना है या साइंस एग्जीबिशंस में जाना है. तो सोचो 10 बच्चे एक साथ आए हैं साइंस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और एक बच्चा जा सकता है. ठीक है, ओनली वन कैन बी सिलेक्टेड फॉर द साइंस एग्जामिनेशन और साइंस एग्जीबिशन. तो हम कैसे सिलेक्ट करें, तो पांचों को एग्जाम सेम देना पड़ा, उसके बाद उसमें से जो बेस्ट हुआ कंपैरिजन किया अदर पर्सन्स के साथ एंड उसको सेंड किया. तो वो नॉर्म रेफरेंस्ड है. ठीक है. ओके मैम, थैंक यू. कभी कभी क्या होता है ना, IQ लेवल अच्छा हो सकता है बट उस पर्सन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, ये भी मेंशन होता है. तो हम अगर IQ के बेस में ही जज कर रहे हैं तो कोई एग्जामिनेशन का नीड नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन एग्जामिनेशन तो बच्चा कितने बार ही दिया होगा. बट बच्चे का IQ चेक करने के बाद भी परफॉर्मेंस जज किया जा रहा है कि उसका परफॉर्मेंस अदर से कितना बेटर है, या फिर उस सिचुएशन के लिए उसका परफॉर्मेंस एग्जैक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, उसको देखने के लिए नॉर्म रेफरेंस का यूज़ किया जाता है. अब देखो, इट एसेसेस देयर परफॉर्मेंस, अभी जो मैंने बोला, इट एसेसेस देयर परफॉर्मेंस, मेजर्स देयर बिहेवियर. ठीक है, उसके बिहेवियर को चेक करता है. दिस आइडेंटिफाइज स्टूडेंट्स टेस्ट इज बेटर एंड ओर्स देन अदर्स. कौन सा स्टूडेंट का टेस्ट बेटर है या ओर्स है अदर से. अभी बोला था, एग्जाम्पल इसलिए लिया कि कोई भी स्पोर्ट्स में जाना हो बच्चे को, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, या फिर कंपटीशन में जाना है, तब हम सारे बच्चों को नहीं लेते. 10 बच्चे इंटरेस्टेड हैं, पहले खुद ही उन्होंने नाम दिया, उसके बाद उनसे हम सिलेक्ट करेंगे कि हु वाज और हु इज़ बेटर देन अदर्स, हु इज़ बेटर देन अदर्स. तो अदर्स से कितने अच्छे हैं और कौन अच्छा है उसको जानने के लिए जो छोटा सा हम टेस्ट करते हैं बिहेवियर में, परफॉर्मेंस में, पर्सनालिटी पे, उसको हमने नॉर्म रेफरेंस्ड बोल दिया. ये मेजर कोई एग्जाम नहीं है, छोटा सा एग्जाम होगा, उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि वो बोलते हैं ना प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, स्टेज फियर है कि नहीं, कितना वो कंट्रोल कर सकता है. तो सब कुछ देखने के बाद सेंड किया जाएगा. IQ सिर्फ एक स्टैंडर्ड के बेसिस पे नहीं जज करोगे, बहुत सारे बिहेवियर के बेसिस पे जज करोगे, तो दैट इज कॉल्ड नॉर्म्स. अभी देखो, it ranks
स्टूडेंट्स बाय कंपेयरिंग विद द अदर स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर ग्रुप्स। एक जैसे अगर सेम क्लासमेट्स भी होंगे तो उन ग्रुप से ही हम क्या करेंगे, जजमेंट देंगे कंपेयर करके। एंड इट डिटरमाइंस द लोएस्ट एंड द हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। अभी इसी को ही मेंशन किया था कि कौन हाईएस्ट वाले हैं, कौन से लोएस्ट वाले हैं, कौन सा बच्चा हाई रैंक में आता है, कौन सा बच्चा लो रैंक पे आता है। तो रीज़न भी आएगा कि स्पोर्ट्स के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, वर्क बेसिस पे, कौन से बेसिस पे हाई लो का रैंक देख रहे हो परफॉर्मेंस वाइज। It also helps in comparing students data with the previous year student data to analyze results। हम लोग जो साल भर में चेक करते हैं कि एक ईयर में ये बच्चे बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे, तो दूसरे ईयर में ये बच्चे परफॉर्म किए थे अच्छे। अभी इन दोनों का कंपैरिजन करना है बिकॉज सिलेबस इज सेम, मार्किंग और ग्रेडिंग सिस्टम इज ऑल्सो सेम। सो कौन सा ईयर का बच्चा बहुत अच्छा था या फिर कौन सा ईयर का बच्चा बेस्ट था, उसको जज करने के लिए भी नॉर्म रेफरेंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी देखो क्राइटेरियन रेफरेंस 2 लाइन का है बस। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट कंपेयर द स्कोर, मैंने बोला अभी मार्किंग के बेसिस पे। ठीक है, लर्निंग स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए, लर्निंग स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस लेवल को चेक करने के लिए, और इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर स्टूडेंट अराउंड देम। एंड यहाँ पे क्या होगा, कोई अपने क्लास का नहीं होना चाहिए, मतलब अपने क्लास का भी हो सकता है, दूसरे क्लास का भी हो सकता है, दूसरे स्कूल का भी हो सकता है। सो मल्टीपल स्कूल्स के विदिन भी हो सकता है, उसमें से बेस्ट अगर चूज करना हो तो हम उसको यूज करते हैं क्राइटेरियन रेफरेंस में। क्राइटेरियन रेफरेंस में तो क्राइटेरियन रेफरेंस एक स्कोरिंग स्कोरिंग पॉइंट है या स्कोर ऑफ एन इंडिविजुअल स्टूडेंट टू ए लर्निंग स्टैंडर्ड। देखो अभी मैंने लर्निंग स्टैंडर्ड फिक्स किया है 90। जो बच्चे इस लेवल तक पहुंच पा रहे हैं सो दे आर टॉपर्स, उनको मैंने रख दिया टॉपर्स में। ठीक है, एंड यहाँ पे दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन कम होगा, एंड अपने ही बच्चों के साथ, मतलब अपने बच्चों के नहीं, मतलब दूसरे बच्चों के साथ कंपेयरिंग, मतलब इंडिविजुअली यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है एक स्टैंडर्ड के साथ। एक स्टैंडर्ड स्कूल वालों ने फिक्स किया है या कॉलेज ने फिक्स किया है, यूनिवर्सिटी ने फिक्स किया है। उस बेसिस पे जो उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर पाता है या मैच कर पाता है उसको हम बोलेंगे कि ये क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी बच्चे आ सकते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे हो सकते हैं, स्कूल्स के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड नहीं करता है एक दूसरे के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि उस स्टैंडर्ड तक मैच कर पा रहे हो कि नहीं। जो बोलते हैं ना कट ऑफ, कट ऑफ, तो वो कट ऑफ तक मैच करना। तो अगर कट ऑफ आ गया, स्कोर आ गया, जिसको स्टैंडर्ड बेसिस पे लिया गया उसको मैच करने के लिए, दैट इज कॉल्ड क्राइटेरियन रेफरेंस। वो फिक्स्ड होता है, ज़्यादा फिक्स्ड होता है एज कम्पेयर टू द नॉर्म रेफरेंस्ड। देन देखो नेक्स्ट last point. In this, students performance is evaluated on the basis of some fixed predefined criterion। जैसे आप लोग सीटेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले से ही फिक्स्ड है ना। ठीक है, कोई भी अगर बोलोगे मैम 40% है, 43% है, 44% है ग्रेजुएशन में, हम लोग एडमिशन, मतलब सॉरी हम लोग फॉर्म भर सकते हैं क्या, तो वहाँ पे वो पहले ही बोल दिया नहीं। सो दैट मीन्स उसका जो रेंज उसने रखा है, स्टैंडर्ड रखा है, वो प्रीफिक्स्ड है, पहले से ही डिटरमाइंड है। तो ये प्री डिटर्मिन्ड थिंग्स को हम जब मैच करने को ट्राई करते हैं तो ये हो जाता है आपका क्राइटेरियन रेफरेंस। जो मैच कर लिया वो चले जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, और जो नहीं मैच कर पाए वो बाहर आ जाता है। तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस्ड है। अगर एक दूसरे के साथ जजमेंट चल रहा है जहाँ पे मार्किंग का कोई नीड नहीं होता है, बस आपके बिहेवियर, परफॉर्मेंस एंड स्मॉल टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो नॉर्म रेफरेंस्ड है, वो नॉर्म रेफरेंस्ड है। क्या हम समझ गए?
आप क्या नापते हो? इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। मूल्यांकन में क्या करते हो? कहीं-कहीं पे ना अगर सर्च करोगे क्रोम में, असेसमेंट को भी बोल दिया है मूल्यांकन। बट असेसमेंट क्या होता है? एक कंपैरिजन है, एक जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड उस जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू को कहाँ पे लिखते हैं? इवैल्यूएशन पे लिखते हैं। ठीक है, सपोज मैंने आपको फॉर द फर्स्ट टाइम देखा, समझा, परखा, तो उसके बाद मैं आपको छोटा मोटा फीडबैक दे रही हूँ, तो वो असेसमेंट प्रोसेस है। बट उसके बेसिस पर मैंने आपको वैल्यू दिया कोई और जगह पे, कोई और एक काम पे, सो दैट इज कॉल्ड एज इवैल्यूएशन। तो असेसमेंट के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? वहाँ पे भी आपको मैं मार्किंग दे सकती हूँ, फीडबैक दे सकती हूँ, प्रमोट कर सकती हूँ। सेम कंडीशन मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। बट असेसमेंट के थ्रू मैं किसी को क्लैरिफिकेशन भी दे सकती हूँ, इवैल्यूएशन के थ्रू नहीं दे सकती। इतने पॉइंट्स को रिमेंबर करो, बार बार रिपीट करने से याद रह जाएंगे। अभी देखो, इवैल्यूएशन मेजर्स ऑल राउंड प्रोग्रेस। बच्चों का ऑल राउंड प्रोग्रेस इवैल्यूएशन के थ्रू पॉसिबल होता है इन व्यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड बाय द टीचर्स इन द वेरी बिगनिंग ऑफ द टीचिंग प्रोग्रेस। देखो, हमारा टीचिंग प्रोग्रेस कब होगा? जब मैं टीचिंग प्रोग्रेस को लिख रही हूँ, देखो टीचिंग को शॉर्टकट ऐसा लिखते हैं, देन प्रो लिख लेते हैं। ठीक है, टीचिंग प्रोग्रेस कब होगा ना? जब टीचर्स पर्टिकुलरली कोई ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे या फिर कोई उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य के बेसिस पे बच्चों को जज करेगा एंड लर्नर का प्रोग्रेस अच्छा होगा। ये लर्नर के लिए मैंने लर्न लिखा है एंड ये प्रोग्रेस, तो लर्नर का प्रोग्रेस पॉसिबल होगा तब जाके हमारा प्रोग्रेस हो पाएगा। मतलब इफ योर स्टूडेंट डू बेटर इन योर एग्जामिनेशन, इन any examination, then teacher progress also modified और teacher progress also done। तो ऐसा जितना वो अच्छा करेंगे उतना हम अच्छा करेंगे, हमारा भी progress होते जाएगा। because we think that every individuals are very unique in their nature and they need particular evaluation for their development। if we provide as a teacher, if we provide them in a better way, then their development occurs properly, and after that we also define their progress in many ways so that our improvement also done by this way। so हम भी अपना जो परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं उसके वे से ही कर रहे हैं। अगर एक बच्चे को आप डिफरेंट वे से इवैल्यूएट कर रहे हो तो खुद का भी इवैल्यूएशन का जो टेक्निक्स है ना वो भी मॉडिफाई होते जा रहा है। अभी देखो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखता है, इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। यू नो दैट सीसीई, कल भी बताया था, CCE, दैट इज अ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो सोचो इवैल्यूएशन क्या है ना? इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। एवरीडे के बेसिस पे एक टीचर आपको इवैल्यूएट कर सकता है। अगर एवरीडे के बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाए तो वो कौन सा इवैल्यूएशन हो जाएगा? व्हिच इवैल्यूएशन? एवरीडे? यस मैम, फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव, राइट। अच्छा सुनो, इवैल्यूएशन पूछा गया तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन बोलोगे, अगर असेसमेंट पूछा गया तो फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलोगे। इतना ही चीज़ है, ठीक है। एंड देखो इसमें क्या होता है ना, एवरीडे के बेसिस पे कंटिन्यूअस जब एक चीज़ हो जाता है तो इंटीमेटली हम क्या हो जाते हैं, इंटीमेसी बढ़ जाता है। मतलब इंटरैक्टिंग हम जो पॉइंट कर रहे हो ना क्लोज, तो हम ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। अब भी सोचो आपका एवरीडे के जो इश्यूज़ हैं वो मैं रिजॉल्व करूँ या फिर एवरीडे के बेसिस पे आपके साथ बात करूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो हेल्प्स अ टीचर इन डायग्नोस्टिक इन द लर्नर्स डिफिकल्टी। बच्चों की जो भी डिफिकल्टीज है उसको सॉल्व करने के लिए भी हमें हेल्प मिलेगा। देन देखो अकॉर्डिंग टू एजुकेशनिस्ट है, कोई भी एजुकेशनिस्ट लिख सकते हो, थोड़ा सा ब्लर है बट हम लोग जो दिख रहा है उसको कर लेंगे। देखो इवैल्यूएशन इज ए न्यू टेक्निकल टर्म, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कोई नहीं, पीडीएफ देखोगे तो पता चल जाएगा। इवैल्यूएशन इज ए न्यू टेक्निकल टर्म इंट्रोड्यूस टू डिजाइन मोर कॉम्प्रिहेंसिव कंसेप्ट ऑफ मेजरमेंट। पता है मतलब इवैल्यूएशन को अगर और ज़्यादा समझना है तो पहले तो मेजरमेंट को समझना पड़ेगा। मेजरमेंट मतलब मापना, कोई भी एक फिजिकल एट्रीब्यूट, एक कैरेक्टर या फिर एक गुण के ऊपर निर्धारण करके हम किसी को नापते हैं और मापते हैं। जैसे कि उसका कल हमने बोला था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पॉइंट्स को फिर से याद किया था, रिकॉल किया था। जैसे फिजिकल, सो वेट, हाइट, उसको चेक करना। अगर किसी ने बोला आपका मोरालिटी, आपका मतलब नैतिक गुण, या फिर आपका इंटेलिजेंस या फिर कॉग्निटिव, ये जो भी पॉइंट्स बोला गया ये सारे क्या हो जाएंगे ज़्यादातर हमारे मात्रात्मक। मतलब आपका एक होता है गुणात्मक, एक होता है मात्रात्मक। तो मात्रा में तो हमारे हाइट वेट आए थे, गुणात्मक में हमारे क्या आ गए, ये सारे आ गए। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये सारी चीज़ों को जानने के लिए मेजरमेंट वर्ड को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड आफ्टर दैट हमने इंट्रोड्यूस किया इवैल्यूएशन को, इवैल्यूएशन वर्ड को। सो ऐसा बोल सकते हो इवैल्यूएशन वर्ड इज इंटरलिंक्ड, ये इंटरलिंक्ड के लिए यूज़ किया, इंटरलिंक्ड, इंटरलिंक्ड विथ टू थिंग्स, दो थिंग्स है, एक है मेजरमेंट, दूसरा है हमारा इवैल्यूएशन। सो ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मोर कंप्रिहेंसिव और डिटेल्ड किसी कंसेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाओ। एक पॉइंट बताऊं, थोड़ा इजी करके बताओ। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच्चे लिख रहे हो, अभी तक नहीं लिखे हो तो वहाँ पे ना साइड में लिख देना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। असेसमेंट के लिए भी, कोई भी असेसमेंट हो, किसी भी टाइप का असेसमेंट हो, मतलब वो आप लिख रहे हो क्राइटेरियन रेफरेंस,
या फिर आप लिख रहे हो नॉन रेफरेंस या डायग्नोस्टिक प्रोग्नोस्टिक कुछ भी लिख रहे हो तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन आएगा। या फिर अगर इवैल्यूएशन के पॉइंट्स को भी लिख रहे हो तो ये पॉइंट्स कॉमन आएगा। दोनों में आप यूटिलाइज कर सकते हो, बस वर्ड को चेंज करना है। इतना हिंट दे दिया ताकि कम पढ़ना पड़े। चलो, इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस बोथ इंडोर एंड आउटडोर। सो यहाँ पे असेसमेंट भी लिख सकते हैं ना, असेसमेंट टेक्स प्लेस इंडोर एंड आउटडोर, बाहर भी कर सकते हो एंड अंदर भी कर सकते हो। इंडोर आउटडोर की जगह पे और क्या लिख सकते हो बता सकते हो, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये दो वे से भी कर सकते हैं हम लोग। एंड इट इज अ लिंक बिटवीन, बिटवीन को कैसा लिखा गया, B/W, ठीक है। टीचिंग एंड टेस्टिंग, टीचिंग एंड टेस्टिंग के अंदर हम क्या कर सकते हैं, लिंक बना सकते हैं। इट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, असेसमेंट ऑल्सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल मतलब इसका एक क्या है, एक पॉइंट है, मतलब उस पॉइंट तक ही इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। इट इज़ ए कम्प्रीहेंसिव टर्म, कम्प्रीहेंसिव मतलब जिसको डिटेलली बता सकते हो, डिटेलली एक्सप्लेन कर सकते हो पॉइंट वाइज मैनर पे, छोटे छोटे करके बट डिटेल। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा चलता निरंतर होता है। इट इज़ ए क्वालिटेटिव प्रोसेस, क्वालिटी में चेक कर सकते हो, क्वांटिटी में चेक कर सकते हो। सोचो यहाँ पे इट लिखा गया, इट में कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज आप असेसमेंट लिखो या फिर इवैल्यूएशन लिखो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों वर्ड लिख सकते हो। इट फोकसेस, ये फोकसेस होगा, ठीक है, फोकसेस द प्री चेंजेस ऑफ द लर्नर्स बिहेवियर, पहले से जो मतलब लर्नर्स के बिहेवियर चेंज होते हैं एज पर द एक्टिविटीज़, उसको हम चेक कर सकते हैं। अभी कुछ स्टूडेंट्स होंगे, आप खुद ही नोटिस कर सकते हो, सम स्टूडेंट्स आर वेरी एक्टिव इन starting phase of examination or starting phase of preparation, but during the time interval they will change, their behavior will change, they modified their behavior, suddenly they are just like stubborn या चुप हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं, तो ये ऐसे पॉइंट्स आते हैं। सो ये आ गया आपका लर्नर बिहेवियर को चेक करने के लिए भी हेल्प करता है। इट फोकसेस, फिर से आया, फोकसेस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एफिशिएंसी, हम बच्चों के एफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं, तो असेसमेंट वर्ड में भी लिख सकते हो, क्योंकि हमेशा हम लोग ग्रेड अप कर रहे हैं मतलब एफिशिएंसी को ही चेक कर रहे हैं। इट फोकसेस ऑन कंपटीशन, बच्चों के अंदर कंपटीशन होता है, आप सबके अंदर भी कंपटीशन है, उसको चेक किया जा रहा है। अभी देखो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, अच्छा बताओ कितने टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन आपने जाना, ये डायग्राम मैंने खुद बना दिया है, देखो। सो डायग्राम में 3 दिया है, बट आपके पास कितने हैं बता सकते हो, देखो फॉर्मेटिव वर्सेस सबमेटिव, हाँ 4, डायग्नोस्टिक वर्सेस प्रोग्नोस्टिक, ठीक है। और क्या हो सकता है बताओ, अभी पढ़े थे ना, क्राइटेरियन वर्सेस, ये वर्सेस वाला फॉर्म है, नॉन रेफरेंस्ड। और क्या हो सकता है, और बताऊं, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, ठीक है। और भी है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतने आते हैं बुक के अकॉर्डिंग। और आप लोग पढ़े हो फॉर्मेटिव, सबमेटिव, डायग्नोस्टिक, प्रोग्नोस्टिक, इतना पढ़े हो, बाकी आपको और पढ़ाया नहीं गया। अभी सुनो, जो इंपॉर्टेंट आपके बुक के अकॉर्डिंग है उसको पहले हम मार्क कर रहे हैं। सो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में जो हाईलाइट होता है, मतलब आपके एजुकेशन सिस्टम में जो ज़्यादा हाईलाइट होता है, देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। द फर्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक, सेकंड वन, देखो यहाँ पे सेकंड वन में हमने सबमेटिव लिखा है एंड थर्ड वन में फॉर्मेटिव लिखा है। क्यों लिखा है देखो, बिफोर एग्जामिनेशन, जैसे बोलते हैं ना, आपका थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स आ रहे हैं, उससे पहले मैं सिम्टम्स को देख के ही मेडिसिन दे दूँ, तो ये पहला स्टेप हो जाएगा ना डायग्नोस्टिक। बीमार पड़ने से पहले ही मैंने आपको चेक कर लिया एंड उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे दिया, तो बिफोर एग्जामिनेशन ऐसा टाइप का इवैल्यूएशन जो एग्जामिनेशन से पहले ही हो जाए, जिससे हम रेक्टिफाई कर सके बच्चों को। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या हो जाएगा बताओ, एक वर्ड में बताओ क्या लिखोगे, कौन सा लिखोगे, ऑनगोइंग ना, ऑनगोइंग, इन बिटवीन, हाँ इन बिटवीन, ऑनगोइंग, डे टू डे लाइफ, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग द सेशन, ये हो गया। सबमिटिव क्या है, आफ्टर, आफ्टर, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एजुकेशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड, तो आफ्टर, तो देखो ये ड्यूरिंग, ये आफ्टर, ये बिफोर, ठीक है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर मैं टाइम स्केल बनाती हूँ ना, टाइम स्केल में स्कूल्स में 3 यूज़ करेंगे, तो सोच लो ये फॉर्मेटिव का है, ये सबमेटिव का है एंड ये डायग्नोस्टिक का है। कंफ्यूजिंग आएगा, कंफ्यूजिंग आएगा, फिर से टाइम स्केल बनाते हैं, रुको, ये आपका टाइम स्केल यहाँ पे बनना, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे कि लास्ट में हम सबमेटिव को रखें, फॉर्मेटिव को बीच में रखें एंड डायग्नोस्टिक को पहले रखें। तो पहले जो हो जाता है इसको बोलते हैं बिफोर, बिफोर, ये बिफोर वाला है, तो लास्ट वाला आफ्टर वाला है, ड्यूरिंग ये है, ड्यूरिंग ये है, खत्म, ठीक है। ये छोटा सा डायग्राम बीच में आ गया। अभी देखो यहाँ तक हम लोग कर लिए, अभी पीडीएफ में जाएंगे, समझ आया क्या यहाँ तक समझ है। देखो इस पीडीएफ में क्या क्या है, फर्स्ट आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन है, नेचर लिखा, देन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन क्यों करना चाहिए, जब भी पर्पस आता है ना, पर्पस और वर्ड में हम चेंज कर सकते हैं, तो स्कोप और नीड, नीड स्कोप पर्पस एक ही वर्ड के अकॉर्डिंग आप यूज करते हो, सेम सेम है। फिर देखो इस पॉइंट में नेचर ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का नेचर है,
देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, असेसमेंट में हमने मेंशन किया फंक्शन ऑफ असेसमेंट, इंपॉर्टेंट चीज है, फंक्शन ऑफ असेसमेंट को एक्सप्लेन किया गया, कंपैरिजन दिया गया असेसमेंट इन इवैल्यूएशन में, एंड सिमिलैरिटीज क्या है बीच में मेंशन किया गया। यस मैम यस मैम मैम मेरा ऑडियो बिल्कुल नहीं आ रहा है मैम, इसका यूट्यूब लिंक मिल जाएगा मैम? हाँ हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, कल बीच सुबह बीच में पूरा चला जा रहा है मैम मेरा। अच्छा, जितना हो पा रहा है देखिए, मैं सेंड कर दूंगी, मॉर्निंग तक मिल जाएगा, ठीक है। जी ओके, मैम। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन का कंपैरिजन करना है, क्या मतलब अंतर क्या है, ठीक है, अंतर क्या है और सिमिलैरिटीज क्या है थोड़ा सा देखेंगे। देन पर्पस ऑफ असेसमेंट 3 लेवल्स पे होता है, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स पे, एजुकेशनल मतलब इंस्ट्रक्शनल लेवल्स पे, एंड रिसर्च लेवल पे। एंड 3 चीज जो आपको पढ़ाया गया प्रीवियसली, असेसमेंट फॉर लर्निंग, फॉर मतलब फॉर्मेटिव, असेसमेंट एज लर्निंग, सबमेटिव, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, नॉर्मली टीचर्स यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एविडेंसेस और डाटा बच्चों को चेक करने के लिए। एंड लास्टली मैंने आपको बोला मेजरमेंट, मेजरमेंट भी पढ़ाऊंगी, बट तीनों का कंपैरिजन भी दिया हुआ है ताकि आप लोग प्रॉब्लम में ना फंसो। ये मल्टीपल 4-5 क्वेश्चंस के लिए नोट्स बन रहे हैं, एक क्वेश्चंस के लिए नहीं है, पहले आप लिखते चलो फिर मैं क्वेश्चंस के वेराइटीज बता दूंगी, ठीक है। सो फर्स्ट हम नेचर एंड पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन करेंगे। नेचर क्या है, द फाइनल जजमेंट, देखो फर्स्ट इवैल्यूएशन का देख रहे हो, ठीक है, इवैल्यूएशन का नेचर देख रहे हैं हम लोग, इवैल्यूएशन का नेचर देख रहे हैं, क्या है पॉइंट, द फर्स्ट पॉइंट द फाइनल जजमेंट। यस मैम ये जो कंपैरिजन में क्वेश्चन आते हैं क्या, जो हाँ इवैल्यूएशन का और आता है, असेसमेंट का आता जो है, है? आता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, शॉर्ट में आता है, ठीक है। थैंक यू मैम। ओके चलो, हिंदी वाला भी दे दूंगी, बना दूंगी, बहुत जल्दी बना दूंगी, डोंट वरी, बुक में है ऑलरेडी, बुक्स में भी होते हैं हिंदी वाले में, तो बुक्स में है ऑलरेडी, अगर नहीं होंगे मैं बना के दे दूंगी, ठीक है। द फाइनल जजमेंट, सुनो अच्छे से सुन लो, द फाइनल जजमेंट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन। मैंने बोला था ना, पहले असेसमेंट आएगा उसके बाद आएगा इवैल्यूएशन, पहले असेसमेंट आएगा उसके बाद आएगा इवैल्यूएशन। सोचो ये कॉइन है, कॉइन का ये साइड, अगर ये साइड आपका हेड है तो ये साइड आपका टेल है। सो इवैल्यूएशन डिपेंड ऑन असेसमेंट, इवैल्यूएशन डिपेंड ऑन असेसमेंट, ठीक है, इवैल्यूएशन डिपेंड ऑन असेसमेंट, असेसमेंट पहले हो जा रहा है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, ये आपका सेकंड स्टेप है, ये आपका सेकंड स्टेप है, राइट। तो फाइनल जजमेंट, जो आप फाइनली जजमेंट देते हो या रिजल्ट्स लिखते हो या फिर रिपोर्ट कार्ड बनाते हो, तो उससे पहले जो एक आपको कंपैरिजन डाटा चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी एक बच्चों के एंटायर एजुकेशनल पीरियड का, वो है असेसमेंट। देखो वो असेसमेंट है, द फाइनल जजमेंट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट इन ए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। सो इवैल्यूएशन इज ए ब्रॉड कंसेप्ट, बड़ा कंसेप्ट क्या है, द कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन इज ब्रॉड, द इवैल्यूएशन डील्स विद द फाइनल टास्क ऑफ डिटरमिनिंग कंपिटेंसी अमंग लर्नर, बच्चों के अंदर कंपिटेंसी मतलब कंपटीशंस के थ्रू, मतलब एक दो बच्चे हैं तो दो बच्चों के अंदर जो कंपैरिजन करके आप देखना चाहते हो या डिटेलली जानना चाहते हो, एनालाइज करना चाहते हो, अंडरस्टैंड करना चाहते हो, उसको हमने बोला यहाँ पे कंपिटेंसी, मतलब बच्चों के अंदर कितना एबिलिटीज है उसको चेक करने के लिए हमें करना पड़ता है, ठीक है। इवैल्यूएशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एवरीडे बेसिस पे हो सकता है, छोटे छोटे टास्क के थ्रू और क्वेश्चंस के थ्रू, कुछ मैंने आस्क किया एंड एज पर दिस मैं आपको क्या दे सकती हूँ, फीडबैक या रिपोर्ट दे सकती हूँ। सो ऑब्जर्वेशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड टीचर हेयर एक्ट लाइक ए ऑब्जर्वर, टीचर एक फैसिलिटेटर है क्योंकि अपॉर्चुनिटी देता है एंड उसी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करके बच्चे टास्क करते हैं, एंड ड्यूरिंग द टास्क टीचर ही उसको ऑब्जर्व करता है कि बच्चा कितना मॉडिफाई किया है या क्या नीड है उसको चेंजेस के लिए। सो ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। देन नेक्स्ट, along with the intellectual development, देखो बच्चे अगर डे टू डे लाइफ में लगे पड़े हैं पूरा कि चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, खुद के स्टैंडर्ड को इंक्रीज करना है, तो ऑब्वियसली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, प्लस इसके साथ ना बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, मतलब सारे एस्पेक्ट यहाँ पे काम करेंगे, सारे एस्पेक्ट, दैट इज अ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, सारे एस्पेक्ट्स काम करेंगे। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर इज पॉसिबल थ्रू द इवैल्यूएशन। असेसमेंट के थ्रू से ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, बट इवैल्यूएशन के थ्रू से ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल है। एंड पता है ये प्रोसेस जस्ट लाइक डेवलपमेंट है, कंटिन्यूस चलते जाता है, पूरे लाइफ टाइम आपको कोई ना कोई जज ही कर रहा है, कोई ना कोई आपको हेल्प कर रहा है, मॉडिफाई करने को ट्राई कर रहा है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, कुछ ना कुछ आपको टास्क मिलता है उसके अकॉर्डिंग आपको जज करते हैं, कोई सोसाइटी जज कर लेता है। अब देखो पर्पस क्या है, क्यों हम लोग इवैल्यूएशन का यूज़ कर रहे हैं। पहला पॉइंट, टू डिटरमाइन द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम इन द टर्म्स और इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियरल आउटपुट। हम क्या करना चाहते हैं, देखो एक बच्चे को आप स्टार्टिंग में 0 पॉइंट में लेके आते हो जहाँ पे उसको बिहेवियर बहुत ही र्यूड है, उसको कुछ नहीं पता, वहाँ से उसने काम करना स्टार्ट किया आपके साथ एंड आपने बहुत ही मॉडिफाई किया एंड वो 100 तक पहुँचा। ये जो चेंजेस दिख रहा है, अगर माइनस करोगे 100 से 0 तो 100 मिलेगा। इतना जो चेंजेस आया इन द टर्म ऑफ बिहेवियर और बिहेवियरल आउटपुट,
इसको जज करने के लिए इवैल्यूएशन चाहिए। अगर एजुकेशन सिस्टम में आप इवैल्यूएशन का यूज़ कर रहे हैं तो उनमें क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है उसको जानने के लिए इवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, टू मेक रिलायबल डिसीजन, ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल डिसीजन हम ले सकते हैं एजुकेशन प्लानिंग के लिए, कौन से बच्चों को अलाउ करना है, कौन से बच्चों को नहीं, या कौन से बच्चे कौन से जॉब के लिए प्रिफरेबल है, उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। टू ascertain द ओथ ऑफ टाइम एनर्जी एंड रिसोर्सेज इन्वेस्टेड इन प्रोग्राम, हम जानना चाहते हैं जो आपके पीछे इतना टाइम एनर्जी रिसोर्सेज जो इन्वेस्ट किया जा रहा है प्रोग्राम्स में, किसके लिए बेनिफिशियल है, कौन से बच्चों के लिए काम पे आया, कौन से के लिए नहीं। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स ग्रोथ और लैक ऑफ ग्रोथ इन एक्वायरिंग डिजायरेबल नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड सोसाइटल वैल्यूज, हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं बच्चों का किस चीज़ में ग्रोथ हो रहा है या किस चीज़ में वो लैकिंग है, कौन सी चीज़ में उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, कौन सी चीज़ में ग्रोथ नहीं हो रहा है जानना है, किस लिए, कि वो एक्वायर कर पा रहा है कि नहीं नॉलेज को, स्किल्स को, या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉजिटिव एटीट्यूड्स है जो वर्क के लिए नीड है उसको, या फिर सोसाइटल वैल्यूज़ को। टू हेल्प टीचर्स डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर टीचिंग टेक्निक्स, बच्चों को हम तो दे रहे हैं ये सब, एंड ऑलरेडी बच्चों को जब आप पढ़ा रहे हो उसके साथ आपका भी इंप्रूवमेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चों के साथ आपको भी हेल्प कर रहा है इफेक्टिवनेस में, क्या, टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए, आपके टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा, इतना क्लियर है क्या, टीचिंग टेक्निक्स को इम्प्रूव करने के लिए इतना क्लियर है? जी मैम। ओके, जी जी जी। चलो नेक्स्ट, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न मोर एज दे डिस्कवर देयर प्रोग्रेस और लैक ऑफ प्रोग्रेस इन द गिवन टास्क। अच्छा, कौन से बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं या फिर कोई भी इनोवेटिव आइडियाज़ निकालते हैं, जिनको मोटिवेशन ज़्यादा मिलता है या बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कुछ मैम चीज़ों छोटे के लिए? बच्चे। हाँ, सो जो बच्चों का प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है दैट मीन्स सोच लो कि उनका डिस्कवरी का कैपेसिटी भी बिल्डअप हो गया है, बहुत ज़्यादा है, वो मोटिवेटेड भी हैं। अगर ऑपोजिट देखेंगे, जो बच्चे डिस्कवर नहीं कर पा रहे दैट मीन्स वो डिमोटिवेटेड है एंड ऑलरेडी उनका प्रोग्रेस में भी लैकिंग चल रहा है, कमी है, उन्नति में कमी है। टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू डेवलप ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सिस्टमैटिक स्टडी हैबिट्स, बच्चों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर वो मोटिवेटेड है, उसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, तो उसमें सेंस ऑफ डिसिप्लिन एक चीज़ आएगा। डिसिप्लिन मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ द परफेक्ट टाइम, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम का यूटिलाइजेशन करना परफेक्टली इन डिफरेंट वर्क्स और एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए, ठीक है। सो डिसिप्लिन का मतलब नहीं है कि साइलेंट बैठना, डिसिप्लिन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम परफेक्टली इन द परफेक्ट वर्क टू इम्प्रूव योर सेल्फ, खुद को इम्प्रूव करने के लिए जो हम यूटिलाइजेशन करते हैं, कोई एक चीज़ में स्किलफुल होते हैं, उसको डिसिप्लिन बोला जाता है। सो अभी सेंस ऑफ डिसिप्लिन, मेरे को पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, ये जो बिहेवियर है ना, कि मुझे पता है कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, एंड वो उसके अकॉर्डिंग ही जो हम सिस्टमैटिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं या लर्न करना स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हेल्प करता है इवैल्यूएशन। To provide educational administrators with adequate information about teachers effectiveness and school need। अभी देखो, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ एंड ये कितना हेल्पफुल है नहीं, ये कैसे जानना है, जैसे आपके रिजल्ट्स आए, अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छा गया दैट मीन्स इसके पीछे का जो भी एक पॉइंट है, मतलब जो इफेक्टिवनेस वे से मैंने वर्क किया है, तो वो मेरा एफर्ट्स है, मेरे एफर्ट्स है। ये सारे टीचर्स का एक क्या होता है, प्लेफुल जो एफर्ट्स होते हैं वो देखने को मिलता है। तो वैसा ही है, आपको बताना नहीं है किसी को कि आप कितने एक्टिव थे या क्या कर रहे हो, बच्चों के रिजल्ट्स में ही आपका एफर्ट्स देखने को मिलेगा, इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड स्कूल्स के नीड उसी से फुलफिल होंगे, स्कूल के नीड के अकॉर्डिंग भी वर्क हो जाएगा, एंड ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी प्रोवाइड करना है ताकि वो भी जान सके कि कौन से टीचर्स कितने काम कर रहे हैं या फिर कौन से टीचर्स ने क्लास किया था उसके बच्चे इतने इंप्रूव कर रहे हैं। टू एक्वेंट पेरेंट्स और गार्जियंस विद देयर चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस, बच्चों मतलब आप क्या करोगे, पेरेंट्स को बताना है, ठीक है, पेरेंट्स और गार्जियंस को बताना है कि उनके बच्चे कितने एक्टिव हैं और कितना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कौन सा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, स्टडी में, स्पोर्ट्स में, डांस में, कल्चरल इवेंट्स में, किस में वो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स दैट माइट हिंडर और प्रिवेंट द अचीवमेंट ऑफ द लर्नर्स, अगर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख रही हूँ, कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लैक ऑफ टाइम की वजह से लैक ऑफ ग्रोथ हो सकता है, टीचर्स इफेक्टिवनेस जीरो, मोटिवेशन जीरो, और वर्क ऑन स्टूडेंट्स इज जीरो, ये अगर होता है तो इफेक्टिव वे से आप बच्चों को डेवलप नहीं करवा सकते। तो ये क्या कर देगा, उनके परफॉर्मेंस को या अचीवमेंट को हिंडर कर देगा, हिंडर या प्रिवेंट कर देगा, रोक देगा, रुकावट बन जाएगा, बैरियर क्रिएट किया, उसको आइडेंटिफाई करके पहले ही सॉल्व कर देना है, पहले सॉल्व कर देना है। तो ये ना पॉइंट आपके हो गए किसके, इवैल्यूएशन के। तो इवैल्यूएशन का पूरा पॉइंट आपने अभी क्लियर किया, ठीक है, क्लियर है हम। मैं नेक्स्ट जाऊँ, नेचर में जाऊँ, नेचर ऑफ असेसमेंट, ओके, चलो
देखो नेचर ऑफ असेसमेंट क्या है, द क्लासरूम असेसमेंट, देखो अच्छे से सुन लो, क्लासरूम असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड टीचर इन कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। देखो आप मॉनिटरिंग कर रहे हो, तो ये वर्ड ना ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करेंगे, ये चीज़ तो इवैल्यूएशन में भी पढ़ा था। सोचो ये दो टर्म्स सेम आए, मतलब दो लाइन सेम है, इसलिए बोला उसके आधे पॉइंट्स, अगर किसी भी बच्चे को नहीं आ रहा ना एग्जाम हॉल में बैठ के कि क्या लिखे, तो सिर्फ टर्म्स को चेंज करना, असेसमेंट वर्ड लिख देना इंस्टेड ऑफ इवैल्यूएशन, तो उसमें भी मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो पहले देखो क्या क्या सिमिलैरिटीज है। क्लासरूम असेसमेंट इन्वॉल्व स्टूडेंट्स एंड टीचर इन द कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग। टीचर का काम क्या है, स्टूडेंट को मॉनिटर करना, वो कितना इंप्रूव कर रहा है लर्निंग में, इतना काम है। इट गिव्स स्टूडेंट्स अ मेजर ऑफ देयर प्रोग्रेस एज लर्नर, तो लर्नर के अकॉर्डिंग उनका क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है उसको हम जान पा रहे हैं, एज ए टीचर हम उसको जान पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एंड स्टूडेंट्स भी इसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर द क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग करते हुए, लर्निंग का मतलब अधिगम करते हुए बच्चों में कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है उसको क्लोजली कौन देख सकता है, पेरेंट्स से ज़्यादा क्लोज हम देख सकते हैं, बिकॉज हम लोग कुछ टास्क देते हैं और फटाफट उसके अकॉर्डिंग हमें टेक्निक्स पता है, उसका यूज़ करके हम एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंट फीडबैक। मैंने पहले ही वर्ड यूज़ किया, असेसमेंट में फीडबैक वर्ड का यूज़ होगा जो कि इवैल्यूएशन में नहीं होता है। इट हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंट फीडबैक। जल्दी मैं जो आपको बीच बीच में क्वेश्चंस करके पूछ रही हूँ ना, क्या ये समझ आया, ये थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा दो काम हो रहा है, एक है फ्रीक्वेंट फीडबैक मिल जा रहा है, दूसरा है कि फॉर्मेटिव मैंने इवैल्यूएशन कर लिया प्लस फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कर लिया। ठीक है, दोनों काम कर रहे हैं हम, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दोनों काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको रिपोर्ट में लिख दूँ तो इवैल्यूएशन कंप्लीट हो जाएगा, बट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज ऑलरेडी डन। मैं बीच बीच में क्वेश्चंस पूछ के आपको जो फीडबैक छोटा छोटा दे रही हूँ या फिर बोल रही हूँ, हाँ ठीक है रेस्पॉन्स मिल गया, दैट मीन्स मैं ठीक पढ़ा रही हूँ एंड आपको समझ आ रहा है, इतना मिल गया ना, तो ये असेसमेंट का एक पार्ट बन गया छोटा सा। चलो, इट हेल्प्स इन कलेक्शन फ्रीक्वेंट फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग एंड हाउ दे रेस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर टीचिंग अप्रोच। एक टीचिंग अप्रोच का आपने यूज़ किया, जस्ट लाइक आई एम यूजिंग नाउ लेक्चरिंग मैथड एंड विद दैट आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल्स ऑल्सो। मैं उदाहरण के साथ आपको क्या समझा रही हूँ, पूरे कंसेप्ट को समझा रही हूँ, विषय को समझा रही हूँ, तो ये प्रोसेस को बच्चे कितना ले पा रहे हैं और एक्सेप्ट कर पा रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हेल्प करता है। फिर असेसमेंट हैज़ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, प्रोफाउंड मतलब बहुत बोल दो स्ट्रॉन्ग वाला, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द सेल्फ एस्टीम ऑफ द पीपल्स। बच्चों का जो बिल्डअप करना रहता है ना, सेल्फ ओथ, सेल्फ वैल्यू, खुद का एक वैल्यू है, पहचान है, आईडी है, उसको अगर बढ़ाना चाहते हो तो इसमें हेल्प करता है क्या, असेसमेंट। यूजेस वेराइटी ऑफ स्ट्रैटेजीज, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज का यूज भी हो जाता है। अभी देखो पॉइंट, दस असेसमेंट, इसका मैं कंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। दस असेसमेंट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय टीचर्स एंड बाय देयर स्टूडेंट्स इन असेसिंग देमसेल्फ, which provide information to be used as feedback to modify the teaching learning activities in which they are engaged। क्या समझे, कंक्लूजन ये दे रही हूँ मैं कि इतना जो पॉइंट आपने ऊपर का समझा, इससे पता चला कि नेचर्स में जो जो पॉइंट लिखा है, असेसमेंट क्यों चाहिए ना, असेसमेंट दोनों के लिए चाहिए, टीचर्स के लिए भी प्लस स्टूडेंट्स के लिए भी। उससे क्या होगा ना, स्टूडेंट्स अपना सेल्फ एस्टीम या सेल्फ ग्रोथ कर पाएंगे, उनका जो मॉडिफिकेशन चाहिए वो हो पाएगा, एंड इससे जो छोटे छोटे से फीडबैक मिलेंगे, उसी फीडबैक के थ्रू क्या इंप्रूवमेंट नीड है या बच्चों को हम और कैसे वे से लर्निंग दे सकते हैं, किस वे से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो जान पाएंगे, उसमें इंप्रूवमेंट और उस टाइप के स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखो फंक्शंस ऑफ असेसमेंट क्या करता है। असेसमेंट आपके मॉनिटरिंग प्रोसेस में, ऑब्जर्वेशन मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है बच्चों का, स्क्रीनिंग में, या फिर असेसमेंट प्रोसेस क्या कहता है ना, जो टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसको स्क्रीन आउट करने के लिए हेल्प करता है, कौन सा IQ का है, कैसा परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे भी अलग अलग करने के लिए हेल्प करता है। डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, ये तो इवैल्यूएशन भी डायग्नोस्टिक है, ठीक है ना। प्लेसमेंट, मैंने अभी वर्ड एक बोला था प्लेसमेंट, देखो आपको स्थान देता है, मतलब आपको पोजीशन देता है। जो स्पोर्ट्स में भी आप लोग जाते हो ना, तो उसमें भी पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता है, तो ये पोजीशन जहाँ पे मिल गया, तो वो कैसे मिलता है, असेसमेंट एंड उसके बाद इवैल्यूएशन के थ्रू। नेक्स्ट और भी है इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, कैसे इंस्ट्रक्शंस देने हैं बच्चों को, किस वे से गाइड करना है, उसमें भी हेल्प करता है। इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स हमने बच्चों के लिए कंडक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग और क्या हम मॉडिफाई कर सकते हैं, वैल्यू कैसे दे सकते हैं, उसके लिए काम करना है। फीडबैक, मोटिवेशन दोनों चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन देख लो, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, कंपैरिजन देखो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन में, छोटा छोटा पॉइंट दे रही हूँ, अगेन और डिटेल दे दूंगी, यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। असेसमेंट क्या है, इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन क्या है, प्रोवाइड्स क्लोजर मतलब ये ना एंडिंग में आता है, एंडिंग में आएगा, इवैल्यूएशन एंडिंग में आता है एंड ये कंटिन्यूअस चलता है। असेसमेंट इवैल्यूएशन से पहले आता है। इट इज पॉजिटिव
इवैल्यूएशन जजमेंटल है, जहाँ पे जज करते हो। इट इज़ इंडिविजुअलाइज, हर एक बच्चे को देखता है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड फिक्स होता है इवैल्यूएशन में, जिस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट बच्चों को जज करना पड़ता है। ये हर एक बच्चे को देखता है तो असेसमेंट हो जाएगा इंडिविजुअलाइज। अगर मैं आपके प्रॉब्लम्स को समझ के आपको कुछ सजेस्ट करती हूँ, दैट इज असेसमेंट। बट इवैल्यूएशन के टाइम पे स्कोरिंग मिल जाता है, मार्किंग होता है, तो एक स्टैंडर्ड से ही जज करना पड़ता है। हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छा है, उससे इसको जज करो। प्रोवाइड्स फीडबैक, असेसमेंट में फीडबैक दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, शॉर्टफॉल्स। शॉर्टफॉल्स क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स में देखो आपके रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होता है एक्सीलेंट वर्क और गुड परफॉर्मेंस बट बैड इन सम सब्जेक्ट्स, और ऐसे कुछ मेंशन होता है, नीड इंप्रूवमेंट। तो ये सारे शॉर्टफॉल्स हैं, ठीक है। बोथ क्या है, दोनों के लिए क्या चाहिए, मेजरमेंट एंड एविडेंसेस। सो बोथ रिक्वायर क्राइटेरिया यूज, मेजर्स आर एविडेंस ड्रिवन। सो इसके लिए जो भी आप मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एविडेंसेस, डाटा, इंफॉर्मेशन ऑफ information of students, information of learning abilities, capacities of the students। तो ये सब अगर रहेगा देन हम लोग पहले असेसमेंट करेंगे, उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। असेसमेंट के ऊपर ही इवैल्यूएशन डिपेंड होता है। अभी देखो पर्पस के अकॉर्डिंग, लास्ट पॉइंट बोल रही हूँ, कंपैरिजन कल दिखाऊंगी, ये तो पढ़ चुके हो ऑलरेडी, ये लास्ट पेज आज पढ़ लो। पर्पस ऑफ असेसमेंट, याद रखना इसको बहुत वेज से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। असेसमेंट का यूज़ बहुत वेज से बहुत जगह पे हो सकता है, बहुत एरियाज पे। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या संस्थानीय, मतलब आप बोल सकते हो संस्था के लिए यूज़ कर रहे हो, आपके जो जैसे एजुकेशन सिस्टम है उस लेवल पे हमने यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, जनरल असेसमेंट कर सकते हैं, प्लेसमेंट दे सकते हैं, एग्जेम्पशंस कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि कंपैरिजन करके बोलना या एग्जाम्पल के साथ कुछ समझा के दिखाना, पोर्टफोलियो दिखाना। देखो प्रमोशन दे सकते हो, सर्टिफिकेशन दे सकते हो। अगर इंस्ट्रक्शंस ही देना है किसी को, आप, मैं अभी जो आपको दे रही हूँ ना, ये इंस्ट्रक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बेसिस पे आपके प्रॉब्लम्स को जज कर सकते हो। तो डायग्नोसिस, एविडेंस चेक कर सकती हूँ, कौन सा बच्चा कितना टैलेंटेड है, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है, जो नीड करता है वो डायरेक्ट बोलता है। सो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस, फीडबैक, जो आप पूछोगे उसको मैं फीडबैक के अकॉर्डिंग, देखो आप मेरे पॉइंट्स को, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग आपने मुझे रिस्पॉन्स दिया, तो आप रेस्पोंडेंट्स हैं, तो उसका प्रोग्रेस कितना है उसको फीडबैक देना इंपॉर्टेंट है। मैं अगर रिप्लाई बैक ना करूँ तो आपको फीडबैक नहीं मिलेगा, रिप्लाई बैक देना। इवैल्यूएशन ऑफ द टीचिंग एंड करिकुलम, आपका टीचिंग एंड करिकुलम का भी फीडबैक देना या फिर उसको भी इवैल्यूएट करना। रिसर्च के अकॉर्डिंग किस में यूज़ कर सकते हैं, देखो इवैल्यूएशन में, एक्सपेरिमेंटेशन में, नॉलेज अबाउट लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज यूज़, भाषाओं का यूज़ में, उसमें भी कंपैरिजन्स आ जाते हैं, एंड कैसे लैंग्वेज का और ज़्यादा सीख सके, व्यवहार कर सके उसमें, ठीक है। तो इतना हुआ, ये 3 तो आप पढ़ चुके हो पहले ही, इसका शॉर्ट दे दिया है, कंपैरिजन करके पढ़ सकते हो। एंड ये जो पॉइंट रहा कल पढ़ाऊंगी। क्या समझ आया इतना?